इस वीडियो में हम कोरोना वायरस जैसे वायरसेस और पैथोजेंस के ऊपर होने वाले एडवांस रिसर्च के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। इस तरह के रिसर्चेस को गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया इस वक्त नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक से जूझ रहा है। नवंबर 2019 में रिपोर्टेडली चाइना के वुहान में इस इन्फेक्शन का पहला मामला सामने आया था, जिसके बाद SARS-CoV-2 वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। अब तक इस वायरस ने करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट किया है और लाखों लोगों की जान ले चुका है। इस वायरस ने कॉमन सिटीजन्स और साइंटिस्ट के दिमाग में कई सारे सवालों की लाइन लगा दी है। साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने के साथ साथ ये भी पता करने में जुट गए हैं कि ये इन्फेक्शन फैला कैसे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस डिस्कशन का सेंटर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो वुहान लैब पिछले कई सालों से गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में इन्वॉल्व था। इसी दौरान कई जगहों पर ये थ्योरीज भी सामने आने लगी कि वायरस को चाइना ने बनाया है ताकि इसे दुनिया में फैलाकर इकोनॉमिकल और जियोपॉलिटिकल गेन्स पा सके। कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, लेकिन सभी थ्योरीज कॉन्स्पिरेसी नहीं है। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने 1 मई 2020 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि वुहान चाइना से साइंटिस्ट की एक टीम पिछले एक दशक से बैट्स और उनके अंदर बीमारियों पर रिसर्च कर रहे थे। इन सभी रिपोर्ट्स और साइंटिस्ट की मांग को ध्यान में रखते हुए WHO ने मार्च 2021 में करीब 1 दर्जन साइंटिस्ट ने चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ मिलकर एक सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश की कि ये कोविड-19 पैंडेमिक की शुरुआत कैसे हुई। हालांकि 4 वीक लंबी इस जॉइंट स्टडी में कोई साफ जवाब सामने नहीं आया। इस स्टडी के कंप्लीट होने पर WHO लेड टीम ने इस लीक के एक्सट्रीमली अनलाइकली होने को मान्यता दी। पर दोस्तों, 23 मई 2021 को वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने इस मुद्दे को फिर से उठाया और कई सारे सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट में US इंटेलिजेंस की एक पुरानी अनडिस्क्लोज रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। इस अनडिस्क्लोज रिपोर्ट के मुताबिक वुहान में 8 दिसंबर 2019 को कोविड-19 का पहला मामला सामने आने से पहले नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 रिसर्चर्स हॉस्पिटलाइज थे और तीनों बीमार थे। इस रिपोर्ट के सामने आने पर अब वायरस के लीक होने और कोविड-19 के ओरिजिन को लेकर सवाल फिर से ताज़े हो गए हैं। हालांकि इस बात पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि नोवेल कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 बायोलॉजिकल इंजीनियर्ड पैथोजन नहीं है या फिर इसे ऑन पर्पज रिलीज नहीं किया गया है। ये पॉसिबिलिटी है कि एक एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन के कारण ये फैला हो। वुहान लैब के बारे में सामने आई रिपोर्ट्स और कोरोना वायरस पर चल रहे गेन ऑफ रिसर्च शोध ने लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये शब्द पहली बार सुना होगा। तो आखिर क्या है ये गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च और क्यों सरकार इसे मंजूरी देती है? कौन फंडिंग करता है इसकी? और जब ये इतना कॉन्ट्रोवर्शियल रिसर्च है तो साइंटिस्ट क्यों इसे परस्यू करते हैं? आइए हम इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं और सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जब सेफ्टी कंसर्न के कारण इसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन किया था तो ये फिर से क्यों शुरू हुआ। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की वो फील्ड होती है जहां रिसर्च माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कई जनरेशन्स को डेवलप करने के लिए लैब में कल्चर किया जाता है। उन्हें ऐसी कंडीशन में रखा जाता है जहां उनमें म्यूटेशंस हों, जिसके बाद उनके म्यूटेशंस को स्टडी किया जा सके। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए गेन ऑफ फंक्शन टर्म का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि साइंटिस्ट पैथोजेंस के जीनोम को मैनिपुलेट करते हैं ताकि उनके किसी फंक्शन की हेल्प से कोई एडवांटेज पा सकें। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी। ऐसे एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी को आने वाली इन्फेक्शियस डिजीजेस, उनके लिए वैक्सीन्स और थेरेपिक मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। इन रिसर्चर्स की मदद से साइंटिस्ट बेहतर प्रेडिक्शंस भी कर पाते हैं। लेकिन क्या ये टर्म कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त सामने आया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च बहुत रिस्की और कंट्रोवर्शियल होता है क्योंकि पिछले दशकों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो लैब्स में सेफ्टी और इस तरह के रिसर्चर्स को परमिशन देने पर कई सवाल खड़े करता है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शायद कोविड-19 वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से एक्सीडेंटली लीक हुआ है, जिसके बाद गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च एक बार फिर से चर्चा में आया है। शुरुआत में साइंटिस्ट ने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट किया था कि वायरस जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, पर निकोलस वेट नाम के जर्नलिस्ट की रिपोर्ट में सामने आया कि शायद वायरस इवॉल्व हुआ है। ये इवोल्यूशन रिपोर्टेडली ऑनगोइंग गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में हुआ है जो वुहान में चल रहा था। वेड ने एलिगेशंस लगाते हुए कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट में चल रहे इस रिसर्च प्रोजेक्ट को US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज NIAID ने फंड किया है।
हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि NIAID के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉची ने इसे डिनाई किया है। इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद से दुनिया भर में SARS-CoV-2 के ओरिजिन को लेकर फ्रेश थॉरो इन्वेस्टिगेशन करने की मांग उठ रही है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रॉक्स ने मार्च में कहा था कि वुहान इंस्टीट्यूट से कोविड-19 पैंडेमिक कॉज करने वाले एक्सीडेंटल लीक की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पर वायरोलॉजी कम्युनिटी में गंभीर डिबेट होने के बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी हैजार्ड को ध्यान में रखते हुए इस तरह की रिसर्च पर 2014 में मोरेटोरियम लगा दिया था। ये डिसीजन इसलिए आया था क्योंकि 2014 में बायो हजार्ड फ्रंट पर यूएसए और दुनिया के लिए एक बुरा साल था। जून 2014 में सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के 75 साइंटिस्ट एंथ्रैक्स से इन्फेक्टेड हो गए थे। कुछ हफ्तों बाद ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स को स्मॉल पॉक्स के 6 वायल्स स्टोरेज में मिले, जिससे चिंता बढ़ी। ये वायल्स 321 अदर अनक्लेम्ड वायल्स के साथ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कोल्ड स्टोरेज में पाए गए थे। इन वायल्स की खबर किसी को नहीं थी। इसी दौरान वेस्ट अफ्रीका में इबोला आउटब्रेक हुआ था और यूएस में पहला पेशेंट सामने आया। इस कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट और बायोसिक्योरिटी एक्सपर्ट्स गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की डिबेट और सवालों से घिर गए। साइंटिस्ट कम्युनिटी जो इस रिसर्च से जुड़ी हैं दावा करती हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से उन्हें कई बेनिफिट्स हुए हैं, जिनमें भयानक बीमारियों का बेटर प्रिडिक्शन आदि शामिल है। कॉन्ट्रेरी लोगों का रुझान इस तरफ ज्यादा है कि भले ही ये रिसर्च कुछ बेनिफिट्स देती हो, पर इस रिसर्च से अगली भयानक पैंडेमिक के जन्म का रिस्क बहुत ज्यादा है। इन सारे इंटरनल और ग्लोबल कंसर्न के चलते यूएस गवर्नमेंट ने इस रिसर्च पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आई, एक न्यू गाइडलाइंस रिलीज करी गई और बैन करने वाले ब्लैंकेट मोरेटोरियम को खत्म कर दिया गया। जिसके बाद 2019 में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये मालूम होता है कि कुछ डेंजरस प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। दोस्तों, कई बार गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले पैथोजेंस लैब से निकलकर बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में आ जाते हैं। क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं, इसलिए इन रिसर्चर्स का ऑपोजिशन भी हीटेड रहता है। हिस्ट्री में कई ऐसी बीमारियां हैं जो पैथोजेंस के लैब से बाहर अननोइंगली निकल जाने से फैली है। स्मॉल पॉक्स, जो सबसे डेडलीस्ट डिजीज में से एक थी, लगभग 500 मिलियन लोगों की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे खत्म करने में दशकों लग गए थे। 1977 में ऐसा लगा कि स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया है, लेकिन 1978 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में जेनेट पार्कर नाम की एक फोटोग्राफर को इन्फेक्शन हुआ और शरीर पर लाल रैशेज हुए। डॉक्टरों को लगा कि चिकन पॉक्स है, क्योंकि उनके हिसाब से स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया जा चुका था। बाद में पता चला कि जिस बिल्डिंग में पार्कर काम करती थी, वहां स्मॉल पॉक्स पर काम करने वाले साइंटिस्ट की एक लैब थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक लैब काफी खराब ढंग से मैनेज करी जा रही थी। 1979 से 2014 तक ऐसे इंसिडेंट्स ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि इसमें स्मॉल पॉक्स वायरस का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन ऐसे एक्सपोजर कॉमन है, हर साल सैकड़ों इंसिडेंट्स होते हैं। हालांकि हर इंसिडेंट में कोई पैंडेमिक कॉजिंग पैथोजन हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन दोस्तों, यदि पैंडेमिक कॉजिंग पैथोजन के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है तो लाखों लोगों की जान खतरे में आ जाती है। पिछले कई दशकों में सामने आए एरर्स से फेलियर के कई पॉइंट सामने आते हैं। कंटेनमेंट करने वाली मशीनरी में खराबी, इनसफिशिएंट रेगुलेशंस और रेगुलेशंस को ना फॉलो करना, ह्यूमन एरर्स भी इसका एक कारण हो सकते हैं। ऐसे में यदि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च से इनहैंड वायरसेस के साथ कोई फेलियर होता है तो क्या होगा? मार्क लिप्सिच, प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बताते हैं कि यदि फ्लू का नॉवल स्ट्रेन एक लेबोरेटरी से एस्केप हो जाता है तो वो पैंडेमिक का कारण बन सकता है और लाखों लोगों की जान ले सकता है। तो क्या इन रिसर्चेस में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और प्रोसीजर्स में एरर की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जारी रखने चाहिए? दोस्तों, जो इस रिसर्च का सपोर्ट करते हैं वो लोग कहते हैं कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च आने वाली पोटेंशियल पैंडेमिक्स पर सर्विलेंस और मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है। हमारे एफर्ट से पैंडेमिक्स के आने से पहले ही या किसी पैंडेमिक के गंभीर होने से पहले हम उसे खत्म कर सकेंगे। योशिहिरो कवावका, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर हैं और उनकी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च अप्रूव की गई थी, उन्होंने एक साइंस मैगजीन को बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स और रिस्क की तुलना की और नए ओवरसाइट मैकेनिज्म्स तैयार किए हैं। हमें पता है कि इसमें रिस्क हैं, पर हमें भरोसा है कि ये ह्यूमंस की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। इस लॉजिक के हिसाब से यदि हमें SARS-CoV-2 का सालों से पता था, हमारे पास डिजीज सर्विलेंस सिस्टम हो सकते थे जो ह्यूमंस में इसके इन्फेक्शन पर अलर्ट कर सकें, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई साइंटिस्ट स्केप्टिकल हैं। उन्हें लगता है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की जरूरत नहीं है। थॉमस इंग्लेसबी, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी के जॉन हॉपकिंस में, वो बताते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि अधिकतर वैक्सीन के केसेस में ऐसा कुछ होता है। उन्होंने कहा कि कोई वैक्सीन कंपनी को वैक्सीन बनाने के लिए ऐसी रिसर्च करनी पड़े, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं सुना।
गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के जितने फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान सामने आते हैं। MIT के बायोलॉजिस्ट केविन एस्वेल्ट ने कहा कि ये एक सवाल है कि क्या लेबोरेटरी स्टडीज़ ऐसे सेम सॉल्यूशन सामने लेकर आ सकती हैं जो नेचर के पास है। इसके अलावा उनके अनुसार ये स्टडीज़ कितनी प्रिडिक्टिव हैं ये भी इस वक्त एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को लेकर साइंटिस्ट कम्युनिटी अलग अलग राय रखती है। पिछले दशकों में इन जैसी रिसर्चेस से हुई घटनाओं से काफ़ी लोगों की जान गई है और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब साइंटिस्ट कम्युनिटी के पास अभी तक नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपका क्या सोचना है इस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।